भारत ने आज़ादी के लिए 200 साल से ज़्यादा संघर्ष किया, कई पीढ़ियों ने, तब जाकर अंग्रेज शासन को यहाँ से खदेड़ा जा सका। इस संघर्ष में कई बड़े पड़ाव आए। 1857 की क्रांति, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह। इसके अलावा क्रांतिकारी भी थे जो लगातार बरतानिया हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। इन्हीं की तरह आज़ादी के आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण किस्सा लिखा गया था 8 अगस्त 1942 को। बंबई में खड़े होकर एक 73 साल के बूढ़े ने पीढ़ियों से गुलामी में सड़ रही आबादी को ललकार कर कहा था, करो या मरो। महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि अंग्रेजों को भारत से वापस जाना ही होगा, तब आज की तरह टीवी नहीं था, लाइव ब्रेकिंग नहीं चली थी, न ही आज की तरह सोशल मीडिया था कि पल भर में बात लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए। बावजूद इसके अंग्रेज सरकार ऐसे खौफ में आई कि घंटों के अंदर देश भर में छापे पड़ने लगे। कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप को जेल में ठूस दिया गया। राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब थी, बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार किया गया। पटना में उनकी बहन को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा और यही जज्बा था कि भारत छोड़ो आंदोलन ने एक बार फिर से क्रांति के पहिए को रफ्तार दी कि वो आज़ादी मिलने तक चलता ही रहा। तो ये महत्व है 8 अगस्त की तारीख का। 8 अगस्त 1942 के नतीजे में ही देश बना और बनी उस देश की राजधानी नई दिल्ली। और इसी नई दिल्ली में अगस्त क्रांति के ऐलान के ठीक 89 साल बाद जो हुआ, उसके लिए शब्द खोजते हुए हमारी बुद्धि जवाब दे रही है। मॉनसून सत्र के दौरान एक तख्ती लेकर भी जिस लुटियन जोन में जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं, दिल्ली की सीमा पर 8 महीने से आंदोलनरत किसान जहां लाख शर्तों के बाद पहुंच पाए, वहां एक भीड़ इकट्ठा होती है, खुलकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाती है, उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान करती है, वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन वीडियो में कहीं नजर नहीं आता कि पुलिस ने भीड़ पर कार्रवाई की हो। फरवरी 2020 में जो कत्लेआम उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ, उससे चिंतित लोग सोशल मीडिया पर चीख पुकार मचाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस और फोर्स के कमिश्नर राकेश अस्थाना को टैग करते हैं, पर कुछ होता नहीं। हंगामा अगले दिन तक सोशल मीडिया पर चलता है। 9 अगस्त के अखबारों में खबर छप जाती है कि इस कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति भी नहीं थी। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन तो साफ दिख ही रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक ट्विटर पर बुरी तरह छींचा लेदर नहीं हो गई। 9 अगस्त की शाम को जाकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि मामले से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमूमन इस तरह की घटनाओं को एक कथित फ्रिंज की हरकत बताकर हाशिए के कुछ लोग जो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, ये बताकर खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस बारे में बात करेंगे तो उग्रवादी और कट्टरपंथी मानसिकता के इन गुंडों को जो प्रचार चाहिए वो इन्हें मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जंतर मंतर की घटना पर बात क्यों होनी चाहिए। पहला सवाल, इस रैली के पीछे कौन था? ये रैली बुलाई थी सुप्रीम कोर्ट में वकील और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता रह चुके अश्विनी उपाध्याय ने। अश्विनी ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक भारतीय दंड संहिता आईपीसी के खिलाफ जनहित याचिका भी लगाई थी। वो एक नई दंड संहिता बनाने हेतु एक पैनल का गठन चाहते हैं। उनके आह्वान पर जंतर मंतर में जो कार्यक्रम हुआ वो हुआ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत। इस दौरान वहां जो भीड़ जुटी उसमें बड़ी संख्या में युवा थे, कुछ एक जगहों पर बच्चे भी दिखे। कार्यक्रम में 5 मांगें रखी गईं: समान शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और समान नागरिक संहिता। आयोजकों ने जो बातें प्रेस से कही, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बात जा कहां रही है। हमारा दोष केवल इतना है, हम एक जो भारत छोड़ो दिवस है, भारत छोड़ो की जो वर्षगांठ थी, भारत छोड़ो 8 अगस्त का उतना ही महत्व है जितना कि 15 अगस्त का महत्व है। हम वहां केवल ये कहने गए थे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, अंग्रेजी कानूनों भारत छोड़ो और भारत में संविधान को 100% लागू करो। लेकिन इस रैली के दौरान जो हुआ वो पूरा भारत सोशल मीडिया पर देख चुका है। कुछ नारों पर ध्यान दीजिए। आप लोग उस रामायण का उदाहरण देते रहें जिसमें श्री राम सबसे शक्तिशाली होकर भी संयम की मूरत बने रहते हैं, लेकिन राम को अब कट्टर और उग्रवादी मानसिकता के लोगों ने हथिया लिया है। किसी को मारा जाएगा तो नारा लगेगा, किसी को भारत में रहना होगा तो नारा लगेगा। हिंदू विष्णु के वराह अवतार में मानते हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर रखा। बावजूद इसके खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले सुअर काटने और जय श्री राम का नारा लगाने की बात कर रहे हैं। बैनर पर भारत जोड़ो लिखा है, लेकिन नारा लग रहा है देश के 2 सबसे बड़े समुदायों को आपस में तोड़ने का।
ये कहने का कि ये आपस में व्यापार भी ना करें। न्यूज लॉन्ड्री पर 9 अगस्त के रोज छपी शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट बताती है कि इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ तक से लोग दिल्ली आए। ये नारा लगा रहे थे, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। ये लोग जनसंख्या जिहाद की बात कर रहे थे। भीड़ ने वहां मौजूद एक पत्रकार को भी घेर लिया और उन पर जबरन जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाया। नहीं जमहूरियत में फिर जय श्री राम बोल दें, ये बात या तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। बोल दे ये बात मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। किसी तरह रिपोर्टर इस घेराव से बाहर निकले और सही बात कहकर बाहर निकले कि मुझे जब जय श्री राम कहना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा, आप लोगों के दबाव देने पर, आप लोगों की जबरई से नहीं कहूंगा। क्या अपने शत्रु तक को आदर देने वाले, उससे सीखने की चाह रखने वाले श्री राम कभी इस तरह किसी को घेर कर धमकाने को सही बताते? क्या श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले इन घटनाओं को सही मान सकते हैं? ये साफ है कि कार्यक्रम में आए लोगों का कम से कम एक हिस्सा ऐसा था जिनके बीच बात न देश की हो रही थी, न स्वदेशी नियम कानून की, और न ही जनसंख्या नियंत्रण जैसे नीतिगत मसलों की। बात हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की। दूसरा सवाल, क्या जंतर मंतर की घटना पर बात करना वाकई ज़रूरी है? जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसे आयोजनों के बारे में बात करना इन लोगों को बढ़ावा देने के बराबर है, वो भूल जाते हैं कि ये सांप्रदायिक भीड़ अपने एजेंडे के प्रचार के लिए किसी वेरीफाइड अकाउंट के ट्वीट या एक न्यूज़ बुलेटिन की मोहताज नहीं है। जो हुआ वो पहले ही छोटी छोटी क्लिप की शक्ल में व्हाट्सएप के जरिए हिंदी पट्टी की नस नस में उतारा जा चुका है। हरियाणा के पटौदी इलाके में एक के बाद एक हुई महापंचायतों के लिए भीड़ ना तो ट्विटर के जरिए जुड़ी थी और ना न्यूज़ चैनलों के हंगामे से। गांव गांव मुनादी करके इन महापंचायतों में लोग इकट्ठा हुए थे और इस दौरान ऐसे लोगों ने भी खुलकर मुस्लिम विरोधी बयान दिए जिनकी छवि कट्टर है, जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। इक्का दुक्का महापंचायतों से निकले बेहद आपत्तिजनक वायरल वीडियो को छोड़ दें तो अधिकतर महापंचायतों को लेकर राष्ट्रीय विमर्श ज़्यादा चिंतित दिखा नहीं। नतीजा ये हुआ कि जिस हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे ये सब होता रहा, उसे कार्रवाई न करने के बहाने मिलते रहे और महापंचायतों का कुचक्र चलता रहा। जंतर मंतर को लेकर जताई गई आपत्तियां ही थी कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। हमने मजबूरन इसलिए लिखा क्योंकि शिवांगी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जंतर मंतर कांड के समय पुलिस पास में मौजूद थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में रहने वाला कोई अनाड़ी भी जानता है कि जंतर मंतर दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। आसपास इतने अर्धसैनिक बल, केंद्रीय और दिल्ली पुलिस इतनी भारी तैनाती में रहती है कि कोई भी भीड़ बिना पकड़ में आए यहाँ से पहुँच ही नहीं सकती। भीड़ जो नारे लगा रही थी, उन्हें भड़काऊ बताने के लिए आपको किसी अदालती आदेश की या संविधान की विद्वान सम्मत व्याख्या की जरूरत नहीं। साफ दिख रहा था कानून का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा सवाल कि धरपकड़ शुरू हो गई तो क्या बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए? इस सवाल के जवाब के 3 हिस्से हैं। पहला कि ये धरपकड़ तक बात पहुंची कैसे। 8 और 9 अगस्त के बीच काफ़ी कुछ हुआ था। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री से लेकर पुलिस कमिश्नर तक को कई बार टैग किया गया। 9 अगस्त की दोपहर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की महासचिव एनी राजा और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी संसद मार्ग स्थित दिल्ली पुलिस के डीसीपी ऑफिस भी पहुंची और सांप्रदायिक नारेबाजी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। 9 अगस्त को ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जंतर मंतर कांड का संज्ञान लिया। आयोग ने नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली। इसमें पुलिस को यह भी बताना था कि ये आयोजन हुआ किसकी अनुमति से और ये भी कि पकड़े गए लोगों पर धारा क्या लगी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को इन सारी बातों के आलोक में देखा जाएगा। अब आते हैं जवाब के दूसरे हिस्से पर कि कार्रवाई हुई कैसे। अश्विनी उपाध्याय का नाम बहुत पहले से चर्चा में था। उत्तम मलिक का नाम ट्विटर पर छाया था। उसे नारे लगाते देखा भी जा सकता था। बाकी चेहरे भी वीडियो में साफ नजर आ रहे थे। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस जो पहली एफआईआर दर्ज करती है वो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ होती है। तुरंत हल्ला मचने लगा कि पुलिस को ऐसा क्या ज्ञात हो गया कि वो आरोपियों का पता होने पर भी अज्ञात के खिलाफ हवा में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर लोगों ने याद दिलाना शुरू किया कि पिछले साल जनवरी में जिन गुंडों ने जेएनयू में घुसकर तोड़फोड़ की थी, उन्हें तो ज्ञात होकर भी नहीं पकड़ा गया। इस चेहरे पर गौर करिए। ये लड़की उस रोज छात्रों को धमकाते हुए कैमरे पर दर्ज हो गई। इंडिया टुडे की छानबीन में सामने आया कि ये लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की दौलत राम कॉलेज की छात्रा और एबीवीपी की कार्यकर्ता कोमल शर्मा थी। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस कोमल शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाई, वही बता सकती है।
जेएनयू हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उसने हिंसा के संबंध में आयशी घोष समेत तमाम छात्रों के नाम लिए थे जो एक ही पक्ष से थे, और तब पुलिस ने कहा था कि इनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती पड़ताल के आधार पर हुई थी। पुलिस ने तब ये नहीं बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों या संगठनों की पहचान किसी फुटेज के आधार पर क्यों नहीं की गई। जंतर मंतर कांड में पुलिस के पास वीडियो थे, लोगों के नाम थे, फिर भी पुलिस पहचान नहीं कर पाई। इसलिए सवाल उठे। 10 अगस्त की सुबह 3 बजे जाकर अश्विनी उपाध्याय पूछताछ के लिए कनॉट प्लेस पुलिस थाने पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर एक अजीब बात कहते हैं, हम आयोजन के लिए जुटे लेकिन हम आयोजक नहीं थे और ना ही हम नारेबाजों को पहचानते थे। सुनिए। पुलिस को हम ये बताने जा रहे हैं कि आयोजक सेव इंडिया फाउंडेशन है। मैं सेव इंडिया फाउंडेशन का कोई पद नहीं हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग गए थे, हम भी गए थे। कार्यक्रम वहाँ 1 घंटे चला। 1 घंटे के बाद जैसे वहाँ भीड़ आने लगी, पुलिस ने कहा कि क्राउड आ रही है, आप कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। हम सब लोग मंच छोड़ के चले गए। एक बार बोला हमने मंच खाली कर दिया। अब उसके बाद वहाँ कोई आता है, कोई कुछ बयान देता है, कोई वीडियो जारी करता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ही बोला था कि आप तत्काल वीडियो की सत्यता जांच कर लीजिए। अगर ये वीडियो सही है तो जो लोग उसमें हैं हम पहचान नहीं पा रहे हैं, आप इनको पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर ये वीडियो फेक है तो जिन्होंने फेक वीडियो बनाया हमें बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मैं तो वीडियो देख देख के मैंने बड़ी कोशिश की, कोई एक आदमी है, एक भी व्यक्ति हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का। ये वीडियो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, दिल्ली के लोग, हमें पता ही नहीं है। एक भी व्यक्ति उसमें पहचान में नहीं आ रहा। हमने बड़ी कोशिश कर लिया, यार दोस्तों से पता करने की कोशिश की, जरा तुम बताओ इसमें कोई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन। मैं तो मांग करता हूं कि जिन लोगों ने, अगर ये वीडियो सही है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, तर्क जो भी रहा हो, उपाध्याय जी गिरफ्तार हो गए। इस बुलेटिन की तैयारी तक उनके साथ हिंदू फोर्स के अध्यक्ष दीपक सिंह हिंदू, सुदर्शन वाहिनी के विनोद शर्मा, विनीत क्रांति और प्रीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आज इन लोगों के समर्थकों ने पुलिस थाने के बाहर सड़क को जाम करने का प्रयास भी किया। अब आते हैं जवाब के तीसरे हिस्से पर। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई का रिकॉर्ड क्या है। जेएनयू मामले का उदाहरण तो आपको दे ही दिया। पिछले हफ्ते ही खबर आई कि इस मामले में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। फिर हमारे पास हरियाणा की महापंचायतों का उदाहरण है, जहां के पुलिस के अफसर कहते सुने गए, शिकायत नहीं मिली, हम अपने से क्या करें। फिर एक उदाहरण शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर फरवरी 2020 में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर का भी है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिनमें कपिल गुर्जर पुलिस की गाड़ी में थे, फिर वो तस्वीरें भी देखी जिसमें वो खुलेआम भाजपा में शामिल हो रहे थे और बाद में पार्टी ने चर्चा होने पर अपना फैसला बदला। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो है कथित राम भक्त गोपाल का। जनवरी 2020 के अंत में इसने जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई। गोली एक छात्र को लगी भी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तब कहा गया कि इसका चेहरा ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि नाबालिग है। जब इस लड़के का वीडियो अगली बार देश ने देखा तो ब्लर नहीं करना पड़ा, ये बालिग हो गया था और हरियाणा की महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा था। वीडियो सामने आने के बाद कई दिन बाद गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने इतना मजबूत मामला बनाया कि भैया जी अब बेल पर बाहर आ गए। तुलनाएं कई बार तर्क की दुश्मन बनती हैं, व्हाट अबाउटरी। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि जेल और बेल के मामले में हमारे सिस्टम का यही रवैया हर किसी के साथ रहता है? जो पुलिस 8 अगस्त की नारेबाजी नहीं रोक पाई, वो आज बहुत तत्परता से जंतर मंतर पर मौजूद रही, जब नफरती नारेबाजी के विरोध में एक कार्यक्रम हुआ और 1 दर्जन से ऊपर लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पात्र है जो चर्चा में आ गया है, डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती। इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था कि इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसका नाम पहली बार मार्च 2021 में हमने जाना, जब एक बच्चे ने मंदिर में पानी पीने के चलते मार खाई और कसूर ये कि वो मुसलमान था। और तब नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोपी पक्ष का बचाव किया। सरस्वती के कई भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इन पर खूब रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हुई। जून 2021 में सरस्वती फिर चर्चा में आए। कहा गया कि उनकी हत्या की साजिश के लिए 2 लोग मंदिर में आए जिन्हें पकड़ लिया गया। बाद में यूपी पुलिस ने इन्हें एक धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़ा बताया। आज यानी 10 अगस्त को फिर डासना देवी मंदिर चर्चा में आया, जब खबर आई कि मंदिर में स्वामी नरेशानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला हुआ। नरेशानंद सरस्वती पर चाकुओं से कई प्रहार हुए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले पर सरकार का रुख, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन सरकार का अपना रिकॉर्ड भी खास उम्मीद नहीं जगाता। देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगवाकर एक राज्य मंत्री प्रमोशन पा लेते हैं। विवादित बयान देने वाले शख्स सूचना प्रसारण मंत्री बन जाते हैं। आतंकवाद से संबंधित एक गंभीर मामले में आरोपी शख्स सांसद की गद्दी से शहीद पुलिस अफसरों पर सवाल उठाता है, कभी राष्ट्रपिता के हत्यारे को महान बताता है, लेकिन इन सारी घटनाओं का संज्ञान सत्ता का शीर्ष लेता नहीं और यहीं से कथित फ्रिंज में
जंतर मंतर कांड जैसी हरकतें करने की हिम्मत आती है। धार्मिक कट्टरता कोई भी करे, चाहे नाम अकबरुद्दीन ओवैसी हो या फिर उत्तम मलिक, इस देश में जो नफरत की बात करेगा उसे स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती, न खुले समर्थन से न पिछले दरवाजे से जहां तंत्रहीन लोगों की मदद करने लग जाता है। नफरत के इस खेल में हम चीते की सवारी कर रहे हैं, कभी भी अनहोनी घट सकती है। समय रहते समाज और सरकार दोनों को चेतना होगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम गलत साबित हों और सरकार ठोस कार्रवाई करे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ और एक नज़ीर, एक उदाहरण पूरे देश के सामने बने। कि बात करनी है तो इस पर करो कि सभी को साफ पीने का पानी मिल रहा है। बात करनी है तो इस पर करो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो बातें हुई थी उसके बाद हमने पर्यावरण बचाने को लेकर क्या किया। बात करनी है तो इस पर करो कि इस पैंडेमिक के दौर में जो डिजिटल डिवाइड बढ़ गया, जो गरीबों के बच्चे स्कूलों और पढ़ाई से इतने दूर हो गए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। बात करनी है तो इस पर करो कि फिर से कोई महामारी आए तो क्या हमारा अस्पताल का तंत्र और खास तौर पर गरीब जिस दरवाजे पर जाते हैं उस सरकारी अस्पताल का तंत्र पर्याप्त तैयार है इस तरह की आपदाओं के लिए। बात करनी है तो इस पर करो कि जब हम दो तरफ दो घोषित अघोषित दुश्मनों से घिरे हैं, पाकिस्तान से और चीन से, तो क्या हमारा रक्षा तंत्र पूरी तरह मजबूत है। बात करनी है तो इस पर करो कि क्या हमारे घर में, हमारे देश में कुपोषण की रफ्तार कम हो गई है। बात करनी है तो इस पर करो कि क्या हमारे देश में लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले कम हो गए हैं। क्या हम दफ्तरों में, घर में, सड़कों में, बाजार में उनको सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं। बात करनी है तो इस पर करो कि इस देश की हर नस्ल, इस देश का हर मजहब, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, क्या करेगा। और इस सब में एक दूसरे पर उंगली उठाना कतई शामिल नहीं हो सकता। देश में गद्दार होंगे तो उनकी पहचान देश की न्याय प्रक्रिया करेगी, उनको सजा देगी। कोई भीड़ किसी पर उंगली उठाकर सिर्फ इसलिए कुछ भी बकवास, कुछ भी आतंक की बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है। आप लोगों को डर का कारोबार बार बार दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप खतरे में हैं, ताकि आप इस तरह की हिंसा की तरफ या तो आंख मूंद लें या उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को और फॉरवर्ड करके थोड़ी सी आग को ईंधन देने की अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। लेकिन याद रखिए, इंसान ने हजारों वर्षों में आग को बरतना सीखा है। जो आग रोटी पकाती है वो घर भी जलाती है। तय हमें करना है कि हमें आग को कैसे बरतना है।